नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बहेगी हरियाणा जैसी बयार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम देकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वापसी की है वो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में भी उत्साहजनक है। हरियाणा में जाट समुदाय के खिलाफ दूसरी जातियों को लामबंद करके भाजपा ने खेला कर दिया। कांग्रेस जाति की जलेबी में उलझ गई, सारे एग्जिट पोल के अनुमान झुठला दिए गए और भाजपा को विजयश्री हासिल हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का ग्राफ बहुत गिर गया था, इसलिए कहा जा रहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नया उपयोग करके असंभव सी जीत को संभव कर दिखाया। हरियाणा की जीत का असर अब उत्तर प्रदेश में भी पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ बनाकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को खासा नुकसान पहुंचाया था। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव यही फॉर्मूला दोहराना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की है, जिनकी संख्या करीब 60% है। भाजपा गैर यादव, ओबीसी, दलित और सवर्ण को एक सूत्र में पिरोकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो तिलिस्म को उन्होंने गठजोड़ के तहत बना रखा था उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। हरियाणा की जीत से उत्साहित भाजपा सोशल इंजीनियरिंग के इस नए प्रयोग को उत्तर प्रदेश में दोहरा सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के सारे दिग्गज नेताओं की रणनीति हरियाणा में धरी की धरी रह गई। बसपा और इनेलो का गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया। मायावती ने तो जाटों पर जातिवादी होने का भी आरोप लगा दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी फ्लॉप रहे। अखिलेश यादव की कांग्रेस को समर्थन देने की नीति काम नहीं आई क्योंकि वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कामयाबी योगी आदित्यनाथ को मिली, जो हिंदुओं को एकजुट करने में सफल रहे। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए हरियाणा की जीत बूस्टर डोज है। इस बूस्टर डोज के लिए हरियाणा में भाजपा ने कई मंत्रियों के टिकट काट दिए, कई सिटिंग एमएलए को घर बिठा दिया, मुख्यमंत्री भी बदल दिया था। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे? दूसरी तरफ हरियाणा में मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होकर वोट किया है। क्या यूपी में भी यही एकजुटता देखने को मिलेगी? इस बीच अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करके साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का इंतजार ज्यादा समय तक नहीं करेंगे। क्या अखिलेश बाकी 4 सीटों पर भी अकेले चलेंगे? और अब हरियाणा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रणनीति क्या होगी? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होने वाली है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से मिलकर 7 चुनाव लड़ेगा। हरियाणा के चुनाव से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में है। सीटों की स्थिति को लेकर भी चर्चा चल रही है। हरियाणा के चुनाव को सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव को लूटतंत्र के सहारे छीनने का काम किया है, सत्ता को हथियाया है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हरियाणा का पूरा जनादेश कांग्रेस पार्टी के प्रति था। 10-10 राउंड की वोटिंग के बावजूद, काउंटिंग होने के बावजूद पीछे आंकड़े किए जा रहे थे। तो इससे यह पता चलता है कि बीजेपी इस संविधान की रोज हत्या करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, लोगों के दिए गए जनादेश की हत्या करती है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनता वहां की हराना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रेटजिक चूक कांग्रेस पार्टी से हो गई और उसको समीक्षा करनी चाहिए, उसको विचार करना चाहिए कि कहाँ ठीक हो सकता है। ये इसके पहले भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में गलती कर चुकी थी। जब इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने न सीटों की मांग की थी न कोई ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन जब इंडिया गठबंधन एक बना हुआ है तो सारे राज्यों में और हर जगह चुनाव में उसको साथ लेके चलने का काम कांग्रेस का है। जहां तक जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने और प्रदर्शन की बात है, हमारा नया संगठन था। हम लोग जम्मू कश्मीर में लड़े और अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। आगे उस संगठन को मजबूत करेंगे और कैसे जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, इस दिशा में हम लोग, हमारे साथी, हमारे नेता काम करेंगे। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है।
समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद जो फर्क पड़ा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर, और बयानबाजियों में भी सुन ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि उपचुनाव के लिए जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने करीब 6 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी है। 10 में से 6 का ऐलान हो चुका है, 4 बचे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन हरियाणा में किया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इतिहास रचते हुए, क्योंकि 2 बार के बाद तीसरी बार हरियाणा में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी पार्टी ने लगभग काफ़ी लंबे समय से किसी पार्टी ने इस इतिहास को दोहराया हो, यानी तीसरी बार सरकार बनाई हो। लेकिन 90 में से 50 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई कमाल किया, लेकिन ये कमाल नहीं हो पाया। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीद की जा रही थी, जीतते जीतते हार गए। कई मीम्स बन रहे हैं, कई अलग तरीके के जोक्स और अलग अलग तरह की बातें। लेकिन सवाल ये कि अब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर और इस इंडिया अलायंस पर कितना इसका फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उधर देखिए तो शिवसेना से भी इस मामले में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो वो हार जाती है, गठबंधन में किसी दल के साथ होती है तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो एनर्जी विपक्ष में आई थी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो कम सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आई थी और हरियाणा में भी कम सीटें थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि जो कमबैक होगा दोबारा बीजेपी का विधानसभा चुनाव के बाद, वो इतना अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार कई लोगों ने बना दी थी अपने एग्जिट पोल्स में, लेकिन वो उल्टा गया। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं कि यूपी में इसका क्या असर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐलान हो चुका है 6 सीटों पर नामों का समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हरियाणा में मुंह देखना पड़ा कि उन्हें कोई नंबर ही नहीं मिले, सीट ही नहीं मिली, इसे उपचुनाव में भी हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कर सकती है। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हरेंद्र विक्रम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, रोशन जमीर साहब राजनीतिक सलाहकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, और राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डीपी यादव जी आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने की? ठीक है, आपके कदम बाहर आ चुके हैं, आपने जम्मू कश्मीर में ट्राई किया, हरियाणा में कांग्रेस ने ट्राई नहीं करने दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आप लोगों के जो स्पोक पर्सन है वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा गठबंधन कुछ नहीं हुआ और हम वैसे के वैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी कांग्रेस को पटकनी दी है, वो रणनीति अगर वो यहाँ पे भी अपनाते हैं, दिक्कत हो जाएगी सर, ऐसा लगता है? डीपी यादव जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस में काफी डिस्टरबेंस है, मैं लौटूंगी आपके पास। डीपी यादव जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। राजेंद्र सागर जी, क्या कहेंगे? गठबंधन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में उसी तैयारी के साथ आप काम करेंगे? एक तो ये कि क्या इस गठबंधन में, क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा है कि गांठें बहुत हैं, जम्मू कश्मीर में आपके सामने रहे, आम आदमी पार्टी आपके सामने हरियाणा में हो गई और सपा को आपने आने नहीं दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। जी पारुल जी, देखिए, जैसे लोकसभा के चुनाव में गठबंधन रहा, और वो गठबंधन ही क्या जिसमें गांठ ना हो। गठबंधन में गांठ तो लगानी ही पड़ती है, तभी मजबूत होता है, और गठबंधन ऐसे ही मजबूत रहेगा। जो 10 सीटों पे चुनाव होना है, उपचुनाव, उसमें गठबंधन लड़ेगा और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, समझे। बात जहां तक हरियाणा की है, तो हरियाणा में देखिए बहुत सारे जो कल से निकल के आए हैं अब तक, समझे, कहीं पर ईवीएम मशीन का खेल हो रहा है, कहीं पर कोई खेल हो रहा है। तो अरे हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है। देखिए 99% बैटरी निकल रही है, उस जगह 67% बैटरी निकल रही है, तो क्या अलग अलग बैटरी चार्ज करके वहां रखा जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के
सरकार को भी वहां पर भी नकार दीजिए आप कि वहां पर भी ठीक नहीं हुआ, वहां पर जहां आप जीते वहां पर आपको ये पुराना से पुराना नैरेटिव है, जो नैरेटिव अभी आपने बनाए वो उसमें आपके नैरेटिव सेट नहीं हो पाए। मैं आज की चर्चा कर रही हूँ और यूपी को लेकर चर्चा कर रही हूँ। राजेंद्र जी प्लीज टॉपिक पर ही रहिए, मेरी चर्चा ईवीएम को लेकर नहीं है, इसलिए हम टॉपिक पर रहें, बेहतर होगा। आप अपने हार के किस्से बाद में गिनाइएगा। मेरा सवाल सुनिए, महाराष्ट्र में भी मांगेंगे क्या अखिलेश यादव फिर सीटें, फिर देंगे आप सीटें? हरियाणा जीते नहीं है, हरियाणा जीते नहीं है। राजेंद्र जी मेरी चर्चा हरियाणा में आपकी हार कैसे हुई इस पर नहीं है, ईवीएम को लेकर नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि अब क्या आपसे महाराष्ट्र में जब समाजवादी पार्टी सीटें मांगेगी तो आप देंगे, अगर गठबंधन सब अच्छे से चल रहा है? जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो गठबंधन जो बना हुआ है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी तक लड़ा है उस तरीके से आगे भी लड़ेगा। और देखिए जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन, यानी ये पक्का हो गया है, तय हो गया है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, जो भी फैसला होगा और जो समय के हिसाब से जो जाएगा। ठीक है डीपी यादव जी, ये बार बार कहा गया कि आप लोगों को शायद कमतर आंका गया हरियाणा में, ठीक है अब उनको आवाज ही नहीं मिल रही। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ में चले जाते हूँ, जिस तरह की रणनीति आपने चेंज की है, कहा गया गुजरात मॉडल है हरियाणा में और उसके बाद उसी मॉडल को आपने चेंज करते हुए एक बड़ी जीत हासिल की है हरियाणा में हरेंद्र विक्रम जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहानी कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में इसी जोड़ी ने आपको कहीं ना कहीं दिखाया था कि वो क्या कर सकते हैं और अब दोबारा से वो यही कह रहे हैं कि वो साथ आ रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में उन्होंने नामों का ऐलान कर दिया और राजेंद्र सागर जी अभी भी गठबंधन की माला जप रहे हैं। जी पारुल जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके चैनल के माध्यम से जी देश की पूरी जनता को, हरियाणा के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब बात आती है जो आपने प्रश्न किया है, निश्चित रूप से जनता जान चुकी है कि इन लोगों के जो लच्छेदार भाषण और फर्जी घोषणाएं, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में जनता को इन लोगों ने बरगला दिया था आरक्षण के नाम पर और खटाखट के नाम पर। उसके बाद जो परिणाम जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में ही सभी का हित है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और विकास की गति भारतीय जनता की पार्टी के साथ ही मिलनी है। इसलिए समय मेरे पास कम है आज, प्लीज कम है तो अपनी बारी में बोलिए, उसके बाद मुझे आपसे शांत रहिए कृपया करके। तो जनता ने इन सब चीजों को समझा, जाना और पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार बनाने दी और इन लोग खारिज किया। नॉन जाट वर्सेस जाट फाइट थी, यहाँ आप गैर यादव वर्ग ओबीसी वाले आप साथ में लेकर चलेंगे, क्या आप करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे पीडीए को चैलेंज करेंगे? पारुल जी लोकसभा चुनाव में कई पहलू कारण ऐसे थे जिनकी वजह से, क्योंकि इन लोगों की फर्जी घोषणाएं और दूसरा कई संगठन में भी ऐसा था कि कई बार डीपी यादव जी, राजेंद्र सागर जी कह रहे हैं कि साथ हैं, लेकिन आप उपचुनाव में नामों का ऐलान कर रहे हैं बगैर सहमति, बगैर बातचीत, और 4 सीटों पर क्यों नहीं कर पाए फिर अभी तक? डीपी यादव जी का वॉइस दीजिए प्लीज। आ रही है आवाज मेरी? कहिए सर, कहिए, जल्दी कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, देखिए जो कल चुनाव परिणाम आए हरियाणा में, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के मंथन के लिए है। तो इस बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना चाहिए कि हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल परिस्थितियां थी, वहां पर नौजवानों की नाराजगी थी, किसानों की नाराजगी थी, बेरोजगारों की नाराजगी थी, लेकिन उसको भुनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से कामयाब नहीं हो पाई थी। चलिए, चुनाव परिणाम आते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती है, कर्नाटका में चुनाव हारी, पूरी दमखम लगा लिया था, प्रधानमंत्री ने वहां पर सैकड़ों सभाएं किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभा किया था। उसके पहले जो चुनाव परिणाम आए थे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल का, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन चुनाव दर चुनाव का अलग अलग, कहीं ना कहीं राज्यों का अलग अलग जो है वहां पर परिदृश्य होता है, परिस्थितियां होती हैं। आप देखिए जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं वो आगे भी जारी रहने वाला है। आगे आने वाले 10 तो लगातार आप विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस गिरता गया तो लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए आप तैयार बेहतर तरीके से हो पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं और अगर इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, आपका एक दल जो सबसे बड़ा दल है वो लगातार विधानसभाओं में अगर सही प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो फिर आप मजबूती से कैसे चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस पे आत्ममंथन करेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस को करना भी चाहिए आत्ममंथन, कि परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी क्या कारण रहे कि जिससे वो वोटरों को अपने पक्ष में करने में कामयाब नहीं रही कांग्रेस पार्टी। मंथन करे, टिकट न मांगे आपसे, सीटें न मांगे आपसे? नहीं, देखिए, सीटों का बंटवारा तो शीर्ष नेतृत्व करेगा पारुल जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कांग्रेस से मिल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राहुल गांधी जी से इन 6 सीटों को लेकर बात नहीं हुई फिर? जी देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे, बातचीत हुई क्या नहीं हुई वो सब आपके सामने। 6 सीटों का जो अनाउंसमेंट हुआ, ये 6 सीटों पर जब कैंडिडेट उतारे तो इससे राहुल गांधी जी से इसको लेकर संपर्क किया गया था, बात की गई थी? देखिए, मैं आपको उसमें भी क्लियर कर दूं आपको कि समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 4 में से उनको इतिश्री करनी पड़ेगी। 4-5 का तो सपना भूल ही जाइए, और वो भी जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी उस पर आप लोगों ने। देखिए, गठबंधन ऐसे नहीं होता है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, नो डाउट वहां पर उसका कहीं ना कहीं संगठन था। कांग्रेस पार्टी ने हमारे पार्टी से साथ तो शायद कुछ और अच्छा हो सकता था। जी, निश्चित रूप से हम रहते साथ में तो बेहतर परिणाम हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये महाराष्ट्र को इससे लेकर इनकार नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्ममंथन सवाल वही है कि हरियाणा वाया हरियाणा जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिकल वेव्स चल रही हैं वो ये बताती हैं कि कुछ अब विपक्ष को भी रणनीति बदलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हर इलेक्शन से पहले कहूँ तो तमाम जगहों पर इलेक्शन मोड पे ही दिखाई देते हैं, तो क्या उन्होंने भी भांप लिया है कि इनका तोड़ क्या है और अब इन्हें नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी चाहिए? जी पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और तमाम हमारे सुधी जो भाई बैठे हुए हैं सबको मेरा नमन, आप सबको। और जो ये चुनाव हुए हैं विधानसभा के हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, उसमें विजयी पार्टी को जो भी दल है उसको हमारी बधाई है, और जो हारे भी हैं उनको भी शुभकामनाएं, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र का एक कार्यक्रम पूरा किया है। देखिए, 2 चीजें इस इलेक्शन ने 2 बातें तो बड़ी साफ कर दी। साफ ये कर दी कि पहली चीज तो केंद्र में जो ट्रेंड देखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि वो राज्य के चुनावों में भी वही ट्रेंड चले, ऐसा जरूरी नहीं है। एक दूसरी चीज ये है कि इंडिया गठबंधन के हार के अगर कारण में हम जाएं तो 2 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से आती हैं कि जो केमिस्ट्री अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में वो मिसिंग थी। ना आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की वो पूरा गठबंधन ही मिसिंग था सर, कोई कहीं से कोई कहीं से, सब इधर वही बात है। अब उस पर ईवीएम पे कोई उंगली उठाए या दूसरे चीज पे उठाए वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन 2 चीजों में चूक इनसे हुई। और एक चीज और जो इस इलेक्शन के जरिए बात साफ हुई वो ये था कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी एक लिमिटेशन है। इस चुनाव ने बहुत गहरा आघात बहन मायावती जी को पहुंचाया। उनकी राजनीतिक जो है उस शून्यता की तरफ वो बढ़ रही हैं, ये बड़ा चीज है। दूसरी चीज है, क्षेत्रीय दल निश्चित तौर से अपने अपने क्षेत्रों के छत्रप हैं। उभरते आजाद को भी कोई बहुत अच्छी सूरज की किरण नहीं मिली वहां, उभरते आजाद को भी रोशनी की किरण नहीं दिखी वहां। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, वो चाहे बसपा रही हो, चाहे चंद्रशेखर रावण रहे हो, अखिलेश यादव जी रहे हो, वो पूरे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं तो अभी उनकी स्वीकार्यता उस लेवल की नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अपने को नेतृत्व में रखना है तो सारे साथियों को ज्यादा संयम के साथ, ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें इंटैक्ट करके रखना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। और यूपी में इसलिए भी कांग्रेस को फायदा हुआ था रोशन साहब की खटपट नहीं थी, वहां पर परिवारों की लड़ाई थी, क्योंकि बचा भी नहीं है संगठन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत ज्यादा, इसलिए उम्मीद भी नहीं थी कि खटपट होगी। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, वहां पर वो डिमांड कर पाने की कोई बड़ी पोजीशन में नहीं थे। वहां पर एक तरफा एक तरह से था कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश साहब निश्चित तौर से लीडिंग पोजीशन में थे यूपी में, तो कांग्रेस को उनके समर्थन का लाभ मिला। और अब चूंकि समाजवादी पार्टी को लेकर जो गठबंधन है अन्य राज्यों में, कांग्रेस ने इसमें चूक की, कहीं ना कहीं उनको और स्कोप देना चाहिए था अपने गठबंधन के दलों को, नहीं तो अभी कांग्रेस का हर राज्य में उतना अच्छा। पहले परीक्षा का पेपर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें लिखकर जो भी आए हो, नंबर देने वाला तो वही नंबर देगा जो आपने लिखा है उसी के मुताबिक। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। देखिए, जितने आंकड़े थे वो सेकेंडरी हो गए। अब तो सीधी बात ये हो गई ना कि अगर कोई व्यक्ति जो है
जितने नंबर से पास हुआ है, जितनी सीटें आई हैं, अब तो निश्चित तौर से जनता का जनादेश तो सर्वोपरि है ना। अब आंकड़े की बात नहीं है, अब तो सीधा रिजल्ट सामने है। तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन को ये सबक लेने का समय है। उसमें सभी घटक दलों को भी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हद से ज्यादा क्षेत्रीय दल अगर नैरेटिव ना किसान चला राजेंद्र जी, महिला पहलवान भी नहीं चला, जाटव आपके साथ है, ये नैरेटिव भी नहीं चला, और महंगाई बेरोजगारी संविधान तो आप लेकर ही चल रहे थे। मुद्दे बदलने की बारी आ गई है आपकी। देखिए पारुल जी, नैरेटिव कुछ भी नहीं था। 42% वोट कांग्रेस को मिला, ठीक है, और ये 39% पे जो इतनी सीटें ले गए, आप खुद ही इससे समझ सकते हैं। और मीडिया इनका था, वो भी मीडिया इस बात को कह रहा था कि 60 से 65 सीटें कांग्रेस को आ रही है, समझे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो उसी गोदी मीडिया ने तो आपको एग्जिट पोल में जिताया भी ना, कि वो भी जो भांप रहे थे उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन जनता ने मशीन पर कौन सा बटन दबाया, एग्जिट पोल नहीं बता पाएगा। जनता ने भी ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में क्या हुआ है ये तो इन्हें खुद बीजेपी के लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या किया गया है क्या नहीं। देखो मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, आप सुनिए। तो बीजेपी को प्यार है कि आपसे जो जम्मू कश्मीर आपके हवाले कर दिया? अरे जम्मू कश्मीर में तो नहीं, अगर ये आपकी बातों को मैं मान लूं तो ये कौन सा प्रेम है जो हरियाणा में नहीं दिखा रही बीजेपी, आपको जम्मू कश्मीर में दिखा दिया? आप ये देखिए ना, कहीं ना कहीं तो छोड़। अरे तो शक है आपको हरियाणा पे, तो फिर जम्मू कश्मीर भी छोड़ दीजिए ना, एक्सेप्ट ही मत कीजिए ना वहां की जीत भी। जीत एक्सेप्ट कर रहे हैं, हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं तो आप ये बताइए फिर इनकी जम्मू वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए राजेंद्र जी का। वहां क्यों नहीं जीत गए? कश्मीर में, जम्मू में, वहां भी तो इनके स्टार प्रचारक लगे हुए थे। तो आपको वहां की जीत से इनकार है, उससे दुखी है, या यहाँ की हार से दुखी है? नहीं, दुखी किस बात से हैं? हार से दुखी या जीत से दुखी? मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 बजे तक ये चलाया जा रहा था। अरे प्रभु, वो तो तमाम जगहों पर चर्चा चल ही रही है। आपका दुख किस बात का है? मेरी डिबेट जिस बात पे उस पर आई है ना, आप महाराष्ट्र में दे रहे हैं कि सपा को सीटें, वो कह रहे हैं आप गठबंधन में लड़ते हैं तभी आपकी हालत ठीक होती है, वरना मरीज है आपकी पार्टी। मैं उसी बात पे जवाब दे रहा हूँ आपको, उसी बात का आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। जो टेलीविजन 11 बजे तक ये चला रहे थे कि जेपी नड्डा जी महासचिवों की बैठक लेंगे, और 1 बजे तक छोटे उनके जब ईवीएम पर ठीकरा कब तक फोड़ा जाएगा राजेंद्र जी? अब ये लोगों को चुटकुला लगने लगा है और अब मीम्स बनने लगे हैं। लोगों की भी भावनाएं अब भड़कने लगी हैं कि जब जीते तब वाह ईवीएम, जब हारे तो कौन सी ईवीएम। ठीक है हरिंद्र जी, जाति की राजनीति क्या आपको अब भाने लगी है? आप 42% हम वोट लाते हैं। ठीक है हरियाणा के लिए आपको दुख है, अब आप जम्मू कश्मीर की जीत के लिए दुख है। अब ये कंफ्यूजन हो गया राजेंद्र जी, रुक जाइए। ठीक है हरिंद्र जी कहिए। अभी हमारे मित्र राजेंद्र जी कह रहे थे कि सारे सर्वे का हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे, वो तो ईवीएम ने हरवा दिया। तब आपने यह बात क्यों नहीं की जब केंद्र की सारे सर्वे केंद्र में 400 सीटें दिखा रहे थे और आपने फर्जी बोल कर कुछ सीटें प्राप्त कर ली और बीजेपी की सीटें कम हो गई, बहुमत के आंकड़े कम हो गई, तब तो आपने नहीं कहा कि ईवीएम ने गलत किया है, तब ईवीएम सही थी, अब ईवीएम चोर हो गई। डीपी यादव जी ईवीएम गड़बड़ है क्या इस नतीजों में? कांग्रेस के साथ है इस मामले में गठबंधन। ठीक है डीपी यादव जी, एक लिमिटेड आंसर चाहिए। ठीक है रुक जाइए, दोनों रुकिए। डीपी यादव जी सुन रहे हैं? ये मशीन का गड़बड़ है, घोटाला है, या फिर जनता ने बताया है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्योंकि मत आपको यूपी में दिया तो आपने सीटें ज्यादा ले ली, अब वहां नहीं दिया तो इसको लेकर रोएंगे क्या? जी देखिए, निश्चित रूप से ईवीएम का बहस एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव परिणाम आए हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए क्या होता है पारुल जी, जो कार्यकर्ता बूथ स्तर का होता है, अगर उसके अंदर समय थोड़ा सा इजाजत नहीं देता। आपने बहुत सटीक बात कही और लाइन में अपनी बात कह दी कि आत्ममंथन की आवश्यकता है, ईवीएम मंथन छोड़ दीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे उस जीत हार की जिसको एक तो हजम कर भी रहा है कांग्रेस का तमाम संगठन या कांग्रेस पूरी पार्टी, और दूसरी तरफ दूसरी जो जीत है वो भी हजम नहीं हो रही है।
उनका कहना है जीत तो अच्छी है, वेरी गुड, लड्डू जलेबी, लेकिन जो हार हुई है ना उसमें गड़बड़ है। जैसा आपको समझ आए, जैसा मन कहे वैसा गट कर लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना सर। जनता भी तो समझ रही है कि आखिर आप कहाँ ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं और कहाँ आपको लगता है कि आपको जीत मिली है तो वहां आप उस जीत को जनता का जनादेश बता देते हैं। वहीं अब हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके की रणनीति का भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में उसी के तहत आती है, क्योंकि पीडीए एक तरफ लेकर चल रहे तो दूसरी तरफ एकजुट करती हुई भारतीय जनता पार्टी हिंदू जातियों को। अब ऐसे में अगर पीडीए है तो दूसरी तरफ उनको एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो फॉर्मूला जो उन्होंने हरियाणा में अपनाया, और इधर दोनों ही दल आपस में ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, और डिसीजन हुआ नहीं, मीटिंग हुई नहीं, उससे पहले ही 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए कैंडिडेट उतार दिए समाजवादी पार्टी ने। तो हरियाणा में जो हुआ उसको भी अंदरूनी कलह भी जिम्मेदार बताया, और यहाँ अगर गठबंधन में ही कलह चल रही है तो फिर आगे क्या कीजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।